ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल देखा था स्ट्रेस के बारे में और स्ट्रेन के बारे में और उनके एक एक टाइप के बारे में। ठीक है, तो हम पहले ही टाइप के ऊपर चल रहे हैं और आज भी अभी जो डिस्कशन करेंगे वो पहले ही टाइप के लिए है। ठीक है, हम पहले टाइप वाले स्ट्रेस की बात करेंगे, पहले टाइप वाले स्ट्रेन की बात करेंगे, हम यंग मॉडुलस की ही बात करेंगे। ये जो भी काम हो रहा लिखा हुआ है यहाँ पे वो किसके लिए है? पहले टाइप वाले स्ट्रेस के लिए, पहले टाइप वाले स्ट्रेन के लिए और यंग मॉडुलस के लिए। ठीक है, और भी टाइप होते हैं उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच कर्व बनाता हूँ, तो देखता हूँ कि कैसा कर्व बनता है। ठीक है, तो कर्व बनेगा कैसा? तो पहले तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यही हुक्स लॉ है। हमने हुक्स लॉ देखा था, उसमें क्या देखा था कि स्ट्रेस जो है, ये देखिए स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसके बाद क्या आ जाता है? यंग मॉडुलस आ जाता है। ठीक है, तो ओ से ए पॉइंट तक मैं किसी वायर को खींचता हूं। देखिए क्या लिखा है? डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल। ओके ठीक, अब आ रहा है? ओके चलिए ठीक है। तो हमने कल देखा था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। ठीक है, अब आ रहे हैं ना आवाज? तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में देखा था, तो हमने उनके एक एक टाइप के बारे में देखा था। पहला स्ट्रेस का टाइप, पहला स्ट्रेन का टाइप। ठीक है, उसके बाद देखा था हमने यंग मॉडुलस के बारे में। आज भी हम जो चर्चा करेंगे उन्हीं चीजों के बारे में होगा, पहले वाले टाइप के बारे में। स्ट्रेस का पहला वाला टाइप, स्ट्रेन का पहला वाला टाइप। ठीक है, और यंग मॉडुलस के बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है? आपस में प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यही क्या था? हमारा हुक्स लॉ था। ठीक है, तो अब अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच कर्व बनाए तो वो कैसा होगा ये देख लेते हैं। लेकिन ये जो कर्व है किसके लिए है? डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब ये डक्टाइल मटेरियल क्या होता है? जो आपके घर में वायर होता है ना, वो सब डक्टाइल मटेरियल होते हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा खींच सके, जिनको बहुत ज्यादा खींचने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो पतले होते जाते हैं खींचने पर, लेकिन बहुत ज्यादा हम उनको खींच सकते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसको क्या बोलते हैं? डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच कर्व बनाते हैं। तो मैंने उस मटेरियल को खींचा, कहां से कहां तक खींचा? ओ से ए तक खींचा। ठीक है, तो ओ से ए तक जो होता है ये रीजन, क्या हुक्स लॉ इसमें वैलिड होता है। मैंने बोला था कि हुक्स लॉ जो है सभी जगह वैलिड नहीं होगा, एक लिमिट के बाद हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। हुक्स लॉ यहाँ पे कहां से कहां तक वैलिड होगा? ओ से ए तक। ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। ठीक है, कहां से कहां तक होगा? ओ से ए तक। इसीलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी रीजन बोलते हैं। ठीक है, या इसी को इलास्टिक रीजन भी बोलते हैं। अब इलास्टिक रीजन क्यों बोलते हैं भाई? इलास्टिक रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं वायर को पकड़ के उस पर फोर्स लगाऊं और ओ से ए तक जाऊं तो क्या होगा? फिर से जो उसका लेंथ बढ़ा है, जब फोर्स को हटा दूं तो वायर फिर से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आने लग जाएगी। इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक रीजन भी बोलते हैं। अब मैं ए तक खींच चुका हूं और खींचता हूं, फोर्स लगाता हूं और खींच के उसको बी तक ले जाता हूं। ठीक है, अब देखिए कर्व बन रहा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ओ से ए तक तो सीधा लाइन बना था। सीधा लाइन क्यों बना था? ये देखिए, ये स्ट्रेस इक्वल टू वाई स्ट्रेन है, ये लगभग किसके जैसा है? स्ट्रेट लाइन कही, y इक्वल टू एम एक्स। ये किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनता है। सेम ग्राफ बना है यहां तक, ओ से ए तक। जहां पास ऐसा हुक्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है वहां तक क्या बना है? सीधा लाइन। क्यों बना है? इसको लीजिए y इक्वल टू एम एक्स, तो सीधे लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक सीधा लाइन बना है ओ से ए तक के बीच। लेकिन मैं जैसे ही ए से बी तक उसको खींच के ले जाता हूं, यहां पर कर्व बन गया। इसका मतलब क्या है? यहां पे ए से बी तक
हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। अब हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। हुक्स लॉ कहां तक वैलिड था? ए तक वैलिड था, ठीक है। अब देखिए, तो बी रीजन ए बी रीजन क्या है? हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इलास्टिक रीजन होता है। इलास्टिक रीजन होता है का क्या मतलब है? मैं बी तक वायर को खींचा या मटेरियल को खींचा और छोड़ दिया, फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो क्या होगा? फिर से वो अपने ओरिजिनल लेंथ में चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये भी रीजन क्या है? इलास्टिक रीजन ही है। तो ओ से बी तक का जो रीजन है वो क्या है? इलास्टिक रीजन है। लेकिन इसके बाद का जो रीजन है वो इलास्टिक रीजन नहीं होता, ठीक है। यहां पर इलास्टिसिटी इसके बाद नहीं होती, वो अपने, अब मैं इसको बी से खींचकर सी तक ले जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा? वो अपने अब ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाता। यहां पर परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। क्या आ जाता है? परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। अगर मैं इसको खींचू ओ से ए तक, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पे हुक्स लॉ वैलिड होगा। ओ से बी तक खींचा तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं होगा, लेकिन इलास्टिसिटी होगी। लेकिन ओ से सी तक खींच के ले गया, तब हुक्स लॉ भी वैलिड नहीं होगा, इलास्टिसिटी भी वैलिड नहीं होगी। अब प्लास्टिक प्रॉपर्टी आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा? एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। अब परमानेंट स्ट्रेन की वैल्यू यहां पे कितनी होती है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो उसका सिंपल सा तरीका है, क्या कीजिए कि ओ ए के पैरेलल यहां पर एक लाइन खींचिए। ओ ए के पैरेलल ये मैंने लाइन खींच दिया, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो आपके पास यहां पर एक पॉइंट मिला स्ट्रेन वाले एक्सिस पे, ओ डेज बोल दिया मैं। तो ये जो दूरी है आपकी ओ डेज, ये आपका इक्वल होगा परमानेंट स्ट्रेन के, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? परमानेंट स्ट्रेन के, ठीक है। तो यहां तक लिखिए, सी तक ये ग्राफ बना लीजिए, ओ ए बी और बी के बारे में लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये जो बी पॉइंट है इसका नाम होता है इलास्टिक लिमिट, इसको बोला जाता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि बी से हमने सी तक खींचा था, ठीक है। बी के बाद क्या आने लगा था, बी के बाद प्लास्टिक बिहेवियर आने लगा था, यानी कि अगर हम खींच दे तो पूरी तरीके से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाएगी। और जैसे ही सी में पहुंचा, सी में क्या आ गया उसके पास, परमानेंट स्ट्रेन आ गया उसके पास, कितना, ओ डेश, ठीक है, परमानेंट स्ट्रेन आ गया। अब हम क्या करते हैं, सी से भी ज्यादा उसको खींचने की कोशिश करते हैं। जब सी से भी ज्यादा खींचते हैं तो क्या आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो डी कहलाएगा, ठीक है। तो डी पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये वो पॉइंट होता है जहां पे मटेरियल में बहुत ज्यादा ब्रेक आने लगता है, क्रैक होने लगता है मटेरियल, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है। इसके बाद मटेरियल को अनसेफ टू यूज डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यूज करने लायक वो रहता नहीं, वो कभी भी टूट सकता है। अभी टूटा नहीं है, डी तक वो टूटा नहीं है, लेकिन अनसेफ है। इसके बाद वो कभी भी टूट सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं और आगे बढ़ा दूं, डी से भी ज्यादा खींच दूं, ठीक है, तो क्या होगा, एक पॉइंट आगे आएगा ई, ठीक है। ई पे वो टूट जाता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये हो गया आपका कर्व स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ओ से ए तक जब खींचा जाता है और छोड़ दिया जाता है तो ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है, अभी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है, यहां पे हुक्स लॉ वैलिड है। अब ओ से बी तक अगर हम खींचे तो क्या होगा, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है अब, ठीक है। ए से बी वाले रीजन तक हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन अब भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। तो बी तक अगर हम खींचे तो भी वो क्या करेगा, मटेरियल अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी ओरिजिनल पोजीशन तक आ सकता है। लेकिन बी के बाद उसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी आना शुरू हो जाता है। हम खींच के छोड़ दे तो पूरी तरीके से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जा पाएगी। और सी में जब आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। और परमानेंट स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओ डेस कैलकुलेट कर ले तो हमें परमानेंट स्ट्रेन मिल जाएगा। सी के आगे हम डी पॉइंट तक जब बढ़ते हैं खींचते खींचते तो क्या होता है, तब होता यह है कि डी पॉइंट को बोला जाता है अल्टीमेट स्ट्रेन। यहां पे बहुत ज्यादा क्रेक आ जाते हैं मटेरियल में, बहुत ज्यादा टूटने लगता है मटेरियल, क्रेक आने लगता है उस पे, ठीक है। और डी के बाद और आगे जब बढ़ते हैं एक पॉइंट आता है ई, तो इसको बोला जाता है फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे मटेरियल टूट जाता है ज्यादा खींचने की वजह से, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहां तक आप लिख लीजिए, फिर ई तक।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक रॉड को हम क्या करते हैं, छत से लटका देते हैं, तो होगा क्या कि वो अपनी ही ग्रेविटी के कारण उसमें खिंचाव पैदा होगा, ठीक है, उसका लेंथ जो है बढ़ने लगेगा। तो क्या होता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग मॉडुलस इक्वल टू एफ डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई डेल ए डिवाइड बाई एल, ठीक है, इतना डिवाइड बाई इतना, ये हो गया आपका यंग मॉडुलस। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल एल इस साइड रखो तो बाकी इस साइड एफ एल डिवाइड बाई ए वाई, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर इसका मास जो है, रॉड का मास एम है, तो आप क्या कर देना, एफ इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई 2 कर देना, आपका डेल एल का वैल्यू आ जाएगा कि डेल एल कितना है। एक रॉड था, छत से लटका हुआ था, पहले उसका लेंथ एल था, लेकिन अपने ही वेट के कारण, ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, उसकी लेंथ डेल एल बढ़ गई, तो वो डेल एल कितना होगा, वो डेल एल होगा इतना। अब क्वेश्चन ये आता है कि एम जी क्यों नहीं हुआ, वेट की अगर बात हो रही है तो एम जी क्यों नहीं हुआ, एम जी डिवाइड बाई 2 क्यों हुआ। तो यहां पर जो ये फोर्स, ये जो एफ है, ये क्या है, ये टेंशन ऑफ द बॉडी है, ये क्या है, टेंशन है यहां पे, ठीक है। अब टेंशन एम जी डिवाइड बाई 2 क्यों हुआ, देखिए ये आपका रॉड था, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को दो भाग में बांट देता हूं, ये एक पार्ट में बांट दिया, ये दूसरी पार्ट में बांट दिया। अब पूरे रॉड में क्या लग रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, वेट के कारण हर एक पार्ट में टेंशन लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास में भी टेंशन लगेगा, ठीक है। तो टेंशन क्या होगा, इस वाले पार्ट को ऊपर वाला पार्ट खींचेगा, या मैं बोलूं कि इस ऊपर वाले पार्ट को ये नीचे वाला पार्ट खींच रहा है, तब टेंशन कितना है, टीसी, तो उतना ही क्या खींचेगा, ऊपर वाला भी नीचे वाले को खींचेगा। जैसे कि एक रस्सी में एक ऑब्जेक्ट बंधा होता है, तो टेंशन क्या होता है, ये टी हो गया और ये टी हो गया। सिमिलर टाइप का यहां क्या है कि ये नीचे वाला बॉडी ऊपर वाले बॉडी को T6 से खींच रहा है, टेंशन कितना है, टीसी, तो ऊपर वाला भी उतना ही उसे टीसी से ऊपर की ओर खींचेगा, टेंशन कितना हो गया, टीसी। तो एफ क्या है, टेंशन एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, टेंशन एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ये ठीक है। इस केस में एफ क्या है, टेंशन एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो वहां से क्या पता चलेगा, टीसी इक्वल टू एम जी बाई टू, एम जी बाई टू क्यों, इतने का मास, ठीक है, जो कि लग रहा है नीचे की ओर, इतने का वेट है, ये एम जी डिवाइड बाई टू क्या है, इतने का वेट है। तो टीसी इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाओ तो, ठीक है। तो यहां से आ गया आपका टेंशन एम जी डिवाइड बाई 2, तो इसको मैंने रख दिया एफ की जगह, ठीक है। तो आपका डेल एल का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मूविंग रॉड वाला केस देखेंगे कि रॉड अगर मूव कर रहा हो तो उसमें डेल एल कितना होगा। हेलो हेलो, हाँ भाई, ये किसका नंबर है? अच्छा ठीक है, मेरे को नहीं पता। आप बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा। भैया भी वही है? अच्छा अच्छा। बाइक अच्छा है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही अच्छा है, थोड़ा सा और मेंटेन कर दूंगा ना, अंदर से भी बढ़िया हो जाएगा।
ऊपर से गाड़ी भी बड़ा है बहुत। नहीं भैया आराम से चला लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम मूविंग रॉड का केस। ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2। कोई एक आध फोर्स ज्यादा होगा, जैसे कि F1 ज्यादा हो और F2 कम हो, तो क्या होगा, एक साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हमें डेल एल निकालना हो तो आप सिंपल सा काम कीजिएगा। क्या करना, क्या हुआ, अभी ठीक है, आ रहा है ना? ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे मूविंग रॉड का केस। ठीक है, मूविंग के रॉड के केस में क्या है कि एक रॉड है आपका, इसमें दो फोर्स लग रहा है, एक F1 एक F2, एक आध फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, मान लीजिए F1 ज्यादा है, इस कारण से ये इधर मूव कर रहा है। तो दो अगर, तो मूविंग रॉड के केस में क्या करना, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन मिले जो मूविंग रॉड वाला केस हो, तो वहां पे डेल एल के एफ के जगह ये आपका जो एफ है, वहां पे सिंपल सा आप क्या कर देना, F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2 करना और पुट कर देना। उसके बाद आपका डेल एल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या किए थे, इसमें टेंशन निकाल के डाल दिए थे, इसमें हमें क्या करना है, F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला ग्राफ देख लो, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, जहां तक हुक्स लॉ वैलिड होता है वहां तक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला ग्राफ देख लो, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन, या मैं बोलूं कि स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, मैं अभी तक इसकी बात कर रहा हूं, पहले टाइप आप स्ट्रेस की, पहले टाइप आप स्ट्रेन की। ठीक है, और जहां पे आता है यंग मॉडुलस आपका, ठीक है, कैपिटल वाई। ठीक है, ये आपका कैपिटल वाई। अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स, ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि ओरिजिन से होकर जाए। ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये ओरिजिन से होकर जा रहा है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, ये जीरो ना हो सी अगर, तब ओरिजिन से होकर नहीं जाता, तब कौन सा पॉइंट है ये देखते हैं, उसके बाद वहां से लाइन को पास करवाते हैं। इस केस में क्या है अपना, सी जो है जीरो है, y इक्वल टू एम एक्स, तो लाइन किससे होकर जाती है, ओरिजिन से होकर जाती है। तो ये भी तो सेम इसी की तरह है, ये आपका y एक्सिस की तरह है, ये आपका x एक्सिस की तरह है। ये किसकी तरह है, m की तरह, यानी कि स्लोप की तरह। इसका जो स्लोप होता है वो होता है m होता है, तो यहां पे स्लोप क्या होगा, y हो जाएगा आपका यंग मॉडुलस। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ दिया जाता है, उसका अगर आप स्लोप निकाल पाते हैं तो वही आपका यंग मॉडुलस है। ठीक है, अब हम लोड और डेल एल के बीच, यानी कि फोर्स और डेल एल के बीच ग्राफ देख लेते हैं। तब क्या होगा आपका, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए एफ का फॉर्मूला, ठीक है, ये आप एफ को एक तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा आपका फॉर्मूला, कुछ इस तरीके से बनेगा, एफ इक्वल टू वाई ए डिवाइड बाई
ए, और ये हो जाएगा आपका डेल ए। तो ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, तो ये जो बचा वो बराबर हो गया एम के। इसको कंपेयर कीजिए, ये वाई ये एक्स, एम के बराबर क्या हुआ इतना, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा वाई ए डिवाइड बाई ए। अब हम दोनों ग्राफ का यूज करके स्प्रिंग के बारे में समझेंगे, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये दोनों कर्व बना लीजिए, दोनों ग्राफ बना लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब स्प्रिंग वाले केस को देखते हैं, कंपेयर करते हैं उसको रॉड वाले केस के साथ। ठीक है, रॉड वाले केस के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। अब देखिए, अगर मैं स्प्रिंग में एफ बल लगा के उस पर खींच रहा हूं, एक एफ फोर्स लगा के खींच रहा हूं, तो वो फोर्स कितना होता है? वो फोर्स होता है एफ इक्वल टू के एक्स। पहले स्प्रिंग का लेंथ था एल, ठीक है, उस पे फोर्स लगाया तो वो बढ़ गया और प्लस एक्स आ गया। ठीक है, कैसे एक्स आया? जैसे कि मैं रॉड का पहले लेंथ होता था एल, ठीक है, अब उस पे फोर्स लगाऊं, खींचू उसको, तो उसका लेंथ बढ़ जाता है, वो हो जाता है डेल एल। जैसे कि इतना रहा होगा रॉड का लेंथ, अब उस पे फोर्स लगाया तो क्या हो गया? इतना बढ़ गया, डेल एल बढ़ गया। ठीक है, तो इसका फोर्स क्या आता है हमारे पास? ये देखिए, यहां से देख लीजिए, एफ इक्वल टू वाई ए डिवाइड बाई एल इंटू डेल एल। अब देखिए, यहां पर एफ और यहां पर एफ, ठीक है, इसमें कितना लेंथ एक्स्ट्रा हुआ? एक्स। इसमें कितना लेंथ एक्स्ट्रा हुआ? डेल एल। ठीक है, तो बचा क्या? ये के बचा। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसमें क्या बचा? इतना बचा। तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं, एक्स बराबर डेल एल हुआ और के लगभग एक्स जो होगा डेल एल की तरह है, और के किसकी तरह है? वाई ए डिवाइड बाई एल की तरह है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो एनर्जी कितना स्टोर होती है? यू बराबर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। सिमिलर टाइप से जब रॉड को हम खींचते हैं तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो कितना होगा आपको ये तो याद होगा। ठीक है, तो इसका यूज करके आप हमेशा ये निकाल पाएंगे। ये याद रखना मुश्किल होता है, ये याद रखना इजी होता है। तो देखिए, u बराबर हाफ है, तो यहां पे हमने u बराबर हाफ कर दिया, k को रिप्लेस कर दिया वाई ए डिवाइड बाई एल से, वाई ए डिवाइड बाई एल से, एक्स को रिप्लेस कर दिया डेल एल से। तो ये आपका आ गया जो एनर्जी स्टोर हुई रॉड में वो। ठीक है, तो ये लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए देखिए, अब ये आपका ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरी तरीके से हम यू को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होता है वो पहले देख लीजिए। ये आपका रॉड है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम। तो हाफ स्ट्रेस क्या होता है, एफ डिवाइड बाई ए, स्ट्रेन क्या होगा, डेल एल डिवाइड बाई एल, वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू ए। ठीक है, अब ए यहां से ए गया और यहां से ए गया, यहां से एल गया और यहां से एल गया, कितना बचा, यू बराबर हाफ एफ डेल ए। ये आपका हो गया यू के लिए फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक था। अब अगला टॉपिक देखेंगे कल। ठीक है, ओके, थैंक यू।